नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। भारत का गौरव अगर उसकी प्राचीन संस्कृति और परंपरा है तो राष्ट्र का गौरव हमारे वीर सैनिकों का शौर्य रहा है। एक नहीं कई ऐसे अवसर आए हैं जब भारतीय जाबाजों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि उसे ख्वाब में भी हमारे शूरवीरों से डर लगता है। आज वंदे मातरम की शुरुआत उसी खबर के साथ करेंगे जो इतिहास है, जब भारतीय सेना के घातक कमांडोज ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की थी तबाही वाली सर्जिकल स्ट्राइक। इसके साथ ही बात करेंगे कट्टर इस्लामिक राष्ट्रों की गुटबंदी की, जो अजरबैजान आर्मीनिया की जंग में दिख रही है। अजरबैजान को कट्टरपंथी देश तुर्की सैन्य मदद दे रहा है। आज आपको बताएंगे इस गुटबंदी में सबसे सनसनीखेज खबर की बात। कृषि कानून को लेकर विपक्ष की सड़क पर हंगामे के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला विपक्ष पर बोला है, और साथ ही होगा वो खास सेगमेंट इतिहास जो गलत पढ़ाया गया। आज बात होगी नौनिहालों को गुमराह करने की वामपंथी मुहिम की। एक वो दौर था जब देश में बड़े आतंकी हमले होते थे और सिर्फ उस दौर की सरकारें निंदा करके खामोश हो जाती थी। लेकिन एक ये दौर है जब किसी भी हमले का जवाब सूद समेत दिया जाता है। मोदी सरकार में उरी आतंकी हमले के ठीक 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को यह समझा दिया गया था कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर जवाब देना जानता है। उसी शौर्य गाथा को 4 साल हो गए। आपको दिखाते हैं अमावस की रात को कैसे देश के सुपर कमांडोज ने एलओसी पार करके पाकिस्तान के आतंकियों की चिता जलाई थी। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। अठारह सितंबर 2016 उरी कैंप पर आतंकी हमला, 19 जवान शहीद। जैसे ही खबर फैली, दिल्ली के रायसीना हिल्स पर हलचल तेज हो गई। आनन फानन में सबसे गोपनीय वॉर रूम्स में सुरक्षा महकमों की खुफिया बैठकें बुलाई गई, जिसमें एक बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ शामिल हुए। तभी बैठक में फैसला लिया गया कि इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी मिल चुकी थी और ये तय हो चुका था कि इस बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शहीदों के परिजन इंसाफ मांग रहे थे। दुनिया भर की मीडिया मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी और विपक्ष राजनीतिक दबाव बनाने में लगा था। उरी अटैक के सिर्फ 11 दिन के बाद हिंदुस्तान के थल सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को ठोका पीओके में। पाकिस्तान डरा हुआ था कि भारत पलटवार करेगा, इसलिए बड़ी चालाकी से भारत ने ध्यान बटाया। पीएम ने कहीं भी पाकिस्तान को चेतावनी नहीं दी। उस वक्त विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी यूएन में दिए भाषण में गुस्से का इजहार नहीं किया। दरअसल ये रणनीति का हिस्सा था। पाकिस्तान को संदेश देना था कि भारत उसी ढर्रे पर चलेगा जैसे कि पहले आतंकी हमलों में होता रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियां जोरों पर थी। इस दौरान आर्मी चीफ दलबीर सिंह ने नॉर्थ कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा को 1, 4 और 9 पैरा एसएफ से स्पेशल आर्मी कमांडो को एक्शन के लिए तैयार होने का आदेश दिया।
24 सितंबर सैटेलाइट को लॉन्च पैड की तरफ रोटेट किया गया। उसके सर्जिकल स्ट्राइक सफल होने के कई बिंदु हैं। पहला कि जो टीम सेलेक्ट होती है वो सक्षम हो, उनका मोरल हाई हो, आत्मविश्वास हो, उनको पूरी तरह से ज्ञान हो कि कैसे ये सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है। एलओसी पर मिलिटेंट ठिकानों को तबाह करने की जिम्मेदारी एलीट पैरा सिक्योरिटी फोर्सेस के टोआईसी मेजर माइक टैंगो को दी गई थी। ये एक सीक्रेट कोड था। इसके बाद एक जबरदस्त टीम को बनाने की जिम्मेदारी मेजर माइक टैंगो पर थी और उन्होंने स्पेशल फोर्स में से बेहतरीन कमांडो को तैयार किया। एनटीआरओ ने जीपीआरएस से आतंकी लॉन्चिंग पैड्स की सटीक जानकारी आर्मी को बताई। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कमांडो एक्शन में आ चुके थे। 19 पैरा कमांडो को हेलीकॉप्टर से एलओसी के एकदम पास उतारा गया। इस बीच भारतीय सेना ने मोर्टार और भारी मशीन गनों से कवर फायर दिया। पैरा कमांडो टैवर 15 ऑटोमेटिक राइफल, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से लेस AK-47 असॉल्ट राइफल, क्लोज कॉम्बैट ग्लॉक पिस्टल, कमांडो डैगर, हैवी डैमेज ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड्स और C4 से लेस थे। नाइट विजन कैमरे और थर्मल इमेजरी वाले हेलमेट कैमरे सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट थे। 4 घंटे के चलन के बाद मेजर और उनकी टीम लक्ष्य के करीब पहुंच गए। वो वहां से 200 मीटर की दूरी पर थे कि हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। लॉन्च पैड से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। सारे जवान 1 सेकंड से भी कम समय में जमीन के बल लेट गए। हालांकि ये फायरिंग इसलिए भी की गई थी कि वो ये बता सके कि वो पूरी तरह सतर्क है। इस दौरान कमांडो टीम लीड कर रहे मेजर ने आखिरी बार सैटेलाइट फोन से अपने सीईओ से संपर्क किया और फिर उसे ऑफ कर दिया। उसके बाद ऑपरेशन को अंजाम देने का वक्त शुरू हो चुका था। सर्जिकल स्ट्राइक जो एकदम सीक्रेट ऑपरेशन था, एक तरीके से मोदी सरकार की पूरी साख दांव पर लगी थी। इसीलिए जिस वक्त देश के जांबाज एलओसी पार आतंकियों के लॉन्च पैड के पास पहुंचे तो इधर दिल्ली में ऑपरेशन पर नजर बनाए एनएसए डोभाल एंड कंपनी की धड़कनें बढ़ चुकी थी, क्योंकि ऑपरेशन का फेल होने का मतलब था मोदी सरकार पर एक बड़ा धब्बा लगना। लेकिन जाबाजी का कोई विकल्प नहीं होता। वीर जवानों ने वो कर दिखाया जिसे करने में पुरानी सरकारें कतराती थीं। आधी रात को दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर मेजर और उनकी टीम छिपे हुए स्थान से निकले और लॉन्च पैड की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस लॉन्च पैड के 50 गज पहले ही टैंगो ने नाइट विजन डिवाइस के जरिए देखा कि 2 आतंकी पहरा दे रहे हैं। इसके बाद 2 गोली चलती है और पहरा दे रहे दोनों आतंकी ढेर हो जाते हैं। इसके बाद तो गोलियों की बौछार करते हुए कमांडो लॉन्च पैड की तरफ बढ़े। इस दौरान कुछ आतंकी जंगल की तरफ भागने लगे जिससे पीछे से हमला कर सके, लेकिन पैरा कमांडो के सटीक निशाने से वो बच नहीं सके। बिजली सी तेजी से सैनिकों ने आगे बढ़ते हुए लॉन्चिंग पैड पर हमले किए। एक साथ 4 टारगेट पर सटीक कमांडो एक्शन की वजह थी कि आतंकी और पाक सैनिक कोई भी एक दूसरे की मदद को ना आ पाए। वॉच टावर पर तैनात संतरियों को भारतीय सेना के कमांडो निशानेबाजों ने वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद आतंकियों पर एक साथ हमला कर 40 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। मेजर और उनकी टीम मिलिटेंट लॉन्चिंग पैड्स पर करीबन 58 मिनट तक रहे, लेकिन उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि वे मिलिटेंट की लाशों को गिनने में वक्त बर्बाद न करें। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 4 टारगेट्स पर करीबन 40 से 50 मिलिटेंट मारे गए थे। मिशन खत्म करके पैरा कमांडो की टीम पूरे जोश के साथ सुबह 4:30 बजे एलओसी पार करके भारतीय इलाके में आ चुकी थी।
ऐसा नहीं था कि इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक न की गई हो, बल्कि ऐसा पहली बार हुआ था जिसमें भारतीय सेना पूरी दुनिया को साफ साफ बता रही थी कि वास्तव में उन्होंने ऐसा किया था। अंग्रेजी में कहते हैं, हम लोग को सेना में सिखाया जाता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो मोदी जी ने किया। ही लेड फ्रॉम फ्रंट, अग्रिम पंक्ति में सपोर्ट देके लीड किया। तो ये सब नया हिंदुस्तान है। डोकलाम में देखिए घुटने टेकवाए हमने चीन के। आज लद्दाख में देखिए 3 महीना से ज्यादा होने जा रहा है। 3 महीना से क्या, 3.5 महीना के करीब, और चीन घुटने टेक रहा है। और पाकिस्तान में खलबली मच चुकी थी। पूरी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मिशन से जुड़े तमाम लोग जाग रहे थे। मिशन पूरा होते ही डीजीएमओ ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जानकारी दी और एनएसए ने प्रधानमंत्री को बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक सफल रही। एलओसी पर भारतीय जाबाजों ने जो किया वो एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसे एयर स्ट्राइक में दोहराया गया। और फिर एलओसी पर पेंगोंग में चीन जैसे ताकतवर मुल्क के मंसूबों को कुचलकर जता दिया। अब भारत 62 वाला नहीं है, ये 2020 का भारत है। जिसका जोश हमेशा हाई रहता है और उसी जोश से दुश्मन के होश उड़ा देता है। क्या आप इस्लामिक देश आतंकियों के भरोसे गुटबाजी कर किसी गैर इस्लामिक देश के खिलाफ जंग में कूदेंगे? हुआ तो ऐसा ही। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग जारी है। सैकड़ों सैनिकों और सिविलियंस मारे गए हैं। खबर है कि इस जंग में तुर्की भी अजरबैजान की तरफ से कूदा है। इधर पाकिस्तान ने भी अपने नए खलीफा एर्दोगन के सुर में सुर मिलाए हैं। खबर यह है कि इन दोनों इस्लामिक आतंक परस्त देशों ने आदमखोर जिहादियों के दस्ते अजरबैजान की मदद के लिए भेजने भी शुरू कर दिए हैं। जंगे अजरबैजान आर्मेनिया, क्या विश्व युद्ध में कूदेगी दुनिया? तुर्की की शह पर आर्मेनिया में घमासान, इस्लाम के नाम छाती फुलाए पाकिस्तान। क्या इस्लामी आतंकी कराएंगे वर्ल्ड वार? तुर्की पाक के आदमखोर जिहादी तैयार। दुनिया में इंसानियत के दुश्मन के तौर पर खड़े हैं 3 देश। एक चिंदी चोर पाकिस्तान, दूसरा उसका नया आका तुर्की और तीसरा जमीन हड़पू चीन। लेकिन आग यहां लगी है। हवा से लेकर जमीन तक पर गोली, तोप और मिसाइलें दागी जा रही हैं और सुलग रहे हैं अजरबैजान और आर्मेनिया। लेकिन इस जंग में 2 ऐसे देशों ने सीधी एंट्री मारी है जिनकी जमीन इस्लामिक आतंकवादियों का गढ़ है। एक तुर्की और दूसरा पाकिस्तान। खबर है कि तुर्की पाकिस्तान अजरबैजान के मदद के लिए आतंकी भेज रहे हैं। तो क्या इस्लामिक राष्ट्रों के बीच अब युद्ध के लिए धार्मिक गोलबंदी शुरू हो चुकी है? यह युद्ध होगा एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूरोप के जो क्रिश्चियंस हैं वो और जो टर्की के साथ इस्लामिक ब्लॉक है उनका। रशिया में क्योंकि नेचुरली वहाँ पर काफ़ी सारे आर्मेनियन क्रिश्चियन हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है वहाँ पर, तो रशिया ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो इस मामले में आर्मेनिया के साथ में है। यूएसए का जो रुख रहेगा वो यूरोप को देखते हुए रहेगा कि क्रिश्चियनिटी को कोई खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। जो इशारे हैं और हालात हैं वो कम से कम यही कह रहे हैं। ऐसी तस्वीरों में ये दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर आईसिस के इस्लामी आतंकवादियों को सीरिया और लीबिया से नागोर्नो काराबाख भेजा जा रहा है। दरअसल अजरबैजान में
करीब 97% आबादी मुस्लिम है। आर्मेनिया में करीब 94% ईसाई लोग रहते हैं। तुर्की मुस्लिम देशों का नेता बनना चाहता है। पाकिस्तान अपने आतंकियों के साथ तुर्की से हाथ मिला चुका है। पाकिस्तान ने आर्मेनिया का जमकर विरोध किया है। इस्लामी आतंकवाद के समर्थक देशों की ये लामबंदी दुनिया के लिए आने वाले खतरे का सबसे बड़ा अलार्म बजा रही है। आईसिस और दूसरे इस्लामिक आतंकियों के गिरोह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। जाहिर है जंग में इनका इस्तेमाल इस्लामिक आतंकियों को नीतिगत समर्थन जैसा है और तुर्की ऐसे गिरोहों का सरगना बन चुका है। जिस तरीके से टर्की एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है पिछले कुछ वर्षों से इस्लामिक कंट्रीज में, या जिन देशों को लगता है कि जो इस्लाम के मुद्दे होने चाहिए वो सऊदी अरेबिया खुल के नहीं उठा रहा है, उन देशों की अनहैप्पीनेस को टर्की हार्वेस्ट करके अपनी तरफ खींच रहा है। तो ओवरऑल नेट रिजल्ट इस समय ये हो रहा है कि विदाउट डाउट टर्की का इन्फ्लुएंस इस्लामिक वर्ल्ड के एक तबके में कुछ देशों में बढ़ रहा है। लेकिन इस तरह का गठबंधन कितना और किस तरह टिकेगा, इसको लेकर सवाल हैं। हालांकि स्थितियां तनावपूर्ण तो बन चुकी हैं। जरा समझिए कैसे। रूस और अमेरिका दोनों आर्मेनिया के साथ हैं। रूस की आर्मेनिया के साथ रक्षा संधि भी है। आर्मेनिया की मदद के लिए रूस आ सकता है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर धार्मिक आधार पर इस्लामिक देश एक साथ खड़े होते हैं तो ऐसे में क्या ईसाई देश भी एक होकर उनका मुकाबला करेंगे? आर्मेनिया अजरबैजान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर ज्यादा बढ़ गया तो रूस को चाहते या ना चाहते कुछ करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था, जब अजरबैजान और आर्मेनिया के आपस में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो रशिया किसी हिसाब से उनको आपस में सिला करके उनकी सुलह संबंधी करा करके उनको शांत कर देता था। पर अब की बार एक नया गेम हो गया है जो कि टर्की ने पेश कर दिया, क्योंकि टर्की ने एग्रेसिवली अजरबैजान को बैक कर दिया अगेंस्ट आर्मेनिया। तो अब अगर अजरबैजान के पास ज्यादा मोमेंटम आ गया है तो वो आर्मेनिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच अब तक के हमलों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इसमें सैनिक तो हैं ही, साथ में सिविल इलाकों में भी अजरबैजान के ड्रोन्स ने बम बरसाए हैं। तनाव की स्थिति दुनिया पर क्या असर डालेगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की वो खबरें जिन पर आपका ध्यान आकर्षित करना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इसलिए अर्दोआन पुतिन से नहीं डरेगा, क्योंकि एटम नहीं एटमका से लड़ेगा। तुर्की के WMP कांड का खुलासा। आतंक आज रात 9:55 पर।
हमारे देश के इतिहास लेखन पर, शिक्षा व्यवस्था पर, राजनीतिक विचारधारा पर, खास तौर पर वामपंथी विचारधारा का असर रहा। इसका नतीजा ये है कि हमारे देश के कई पीढ़ियों के नौनिहाल अपने देश के अतीत और राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर गुमराह होते रहे हैं। वामपंथी इतिहासकारों का सबसे बड़ा एजेंडा देश के अनुपम अतीत पर विचारधारा का काला पर्दा डालकर वो मनगढ़ंत चीजें पेश करना है जो उनके राजनीतिक फायदे के लिए मददगार साबित हो। यही काम वो राजनीतिक विज्ञान विषय को लेकर भी करते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में वामपंथी जहरवाद, बच्चों को पिलाई गई विचारधारा की घूटी, नौनिहालों को गुमराह करने की मुहिम, शिक्षा व्यवस्था के जरिए राजनीतिक विचारधारा को साधने का पाप हिंदुस्तान की वामपंथी लॉबी ने बखूबी किया है। छठी से लेकर 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताबों को अगर आप मनयोग से पढ़ेंगे तो मार्क्सवादी विचारधारा का जहर आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। साल 2004 में कांग्रेस की अगुवाई में देश में जब यूपीए की सरकार बनी तो शिक्षा व्यवस्था के जरिए राजनीतिक विचारधारा का विष बच्चों को पिलाने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का पुनर्गठन किया गया। कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह तब देश के मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए गए थे। उनके नेतृत्व में इस काम के लिए तब कई सब कमिटीज का गठन किया गया। कहने को तो उसका मकसद स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों को रेगुलेट करना था, लेकिन असल में क्या किया गया आप जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। वैसे तो अगर देखें तो स्वतंत्रता के बाद से ही, लेकिन मुख्यतः 2004-05 के बाद से हमारे इतिहास लेखन की परंपरा को हमारे इतिहासकारों ने एक ऐसा मोड़ दिया विशेष विचारधारा के प्रभाव में आके कि जिससे हमें हमारी संस्कृति का ही एक नेगेटिव रूप देखने लगा। हमारी संस्कृति के जो नायक थे, जो अच्छी घटनाएं थी, उनको छोटे दर्जे का रूप दे दिया गया और ऐसे तथाकथित नायकों को, ऐसी घटनाओं को जिन्होंने हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया, उन तथाकथित नायकों को आगे बढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। बुद्धिजीवी की परिभाषा भी इन्होंने अपने हिसाब से गढ़नी शुरू कर दी। उनके हिसाब से जो भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात कर सके वो बुद्धिजीवी हो गया। अर्जुन सिंह के नेतृत्व में बनी कमेटियों ने एनसीईआरटी की किताबों में सांप्रदायिक जहर का डबल डोज किस तरह से उड़ेला, उसकी बानगी देखकर आप दंग रह जाएंगे। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास के राजनीतिक विज्ञान की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों और साल 2002 में हुए गुजरात दंगों की व्याख्या में जिस तरह का विचारधाराई फर्क किया गया, उससे वामपंथी लॉबी का फरेब और दो मुहापन खुलकर प्रकट हो जाता है। हालांकि मौजूदा केंद्र सरकार ने मार्च 2018 में एनसीईआरटी के पूर्व में किए गए इस छल को बदल दिया, लेकिन फिर भी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पहले क्या लिखा गया था और अब क्या बदलाव हुआ है। स्वतंत्र भारत में राजनीति के पेज नंबर 159 पर हिंसा का चक्र शीर्षक के नीचे 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में बताया गया है। क्या लिखा गया उस पर गौर कीजिए। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक संतप्त था, तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। ये हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। इस घटना को बताने के लिए हेडर दिया गया हिंसा का चक्र और नीचे लिखा गया सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। यानी ये दंगा नहीं था बल्कि हिंसा थी।
चलिए अच्छी बात है, आप दंगे को हिंसा बता रहे हैं। लेकिन इसी किताब में जब 2002 के गुजरात दंगे का जिक्र आता है तो उसे हिंसा नहीं कहा जाता, उसे दंगा लिखा गया। साल 2018 में हुए बदलाव से पहले पेज नंबर 187 पर गुजरात दंगों से संबंधित जो पैराग्राफ था उसे शीर्षक दिया गया था मुस्लिम विरोधी दंगे। और इस शीर्षक के नीचे क्या लिखा गया था उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। फरवरी मार्च 2002 में गुजरात में मुस्लिमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, क्योंकि गोधरा में कार सेवकों से भरी ट्रेन पर हमला हुआ था, जिसके बाद मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की आग भड़की। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस हिंसा को नियंत्रित करने में नाकाम रहने पर गुजरात सरकार की आलोचना भी की। सिख विरोधी दंगे और गुजरात दंगे के बीच शब्दों की जगलरी के जरिए इस तरह के फर्क को क्या कहा जाए। अफसोस ये है कि वामपंथी जगलरी के निशाने पर सियासतदान नहीं बल्कि वो छात्र होते हैं जो देश के भविष्य होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश की हिस्ट्री और हमारे देश की पॉलिटिक्स को जानता है, उसे बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये जो दोनों दंगे थे, जो 84 वाले और जो 2002 वाले, उन दोनों को शुरू करने वाले पॉलिटिकल लोग थे और स्पेशली कांग्रेस पार्टी के लोग थे। अब 2002 में तो उनके अगेंस्ट जजमेंट भी आ चुकी है कोर्ट के थ्रू, लेकिन ये इस तरह का जो नैरेटिव बनाया जाता है लेफ्ट लॉबी के द्वारा कि इसको एंटी सिख या एंटी मुस्लिम बताया जाता है, उसके 2-3 पर्पस होते हैं। एक तो इसे एट्रॉसिटी लिटरेचर कहा जाता है, ये जताना कि जो हमारे देश की संस्कृति है, जो सनातन सभ्यता है और जो वैदिक संस्कृति है, वो माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार करती है, इस तरह का नैरेटिव बनाना होता है। दूसरा, ये लॉबीज़ विदेशों से फंडिंग लेती हैं कि अगर वहाँ पर ये जताया जा सके कि यहाँ पर अत्याचार होते हैं, तो वहाँ जो लोग इस हिस्ट्री को और पॉलिटिक्स को नहीं जानते वो इन्हों फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये 2 मेजर उद्देश्य हैं इनके। और तीसरा है कि देश को अगर तोड़ना है तो इस तरह का एंटी मेजॉरिटी नैरेटिव क्रिएट करना पड़ता है। तो ये 3 कारण हैं जिससे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो टेक्स्ट बुक्स में डाली जाती हैं। वैसे मार्च 2018 में मौजूदा केंद्र सरकार ने पूर्व में अपनाए गए इस डबल स्टैंडर्ड में संशोधन कर दिया। पेज नंबर 187 पर मुस्लिम विरोधी दंगे शीर्षक की जगह नया शीर्षक दिया गया है गुजरात के दंगे, और नए शीर्षक के नीचे क्या लिखा गया है उसे देखिए। 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना तात्कालिक उकसावा साबित हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। 57 व्यक्ति इस आग में मर गए। यह संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी, अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का ये तांडव लगभग 1 महीने तक जारी रहा। पहले और अब के फर्क को देखकर आपको साफ समझ में आ गया होगा कि अगर आंख पर सियासत का चश्मा हो तो एक ही घटना का चित्रण किस किस तरीके से किया जा सकता है। चूंकि सिख विरोधी दंगे के दाग कांग्रेस के दामन पर लगे थे, इसलिए कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने उसे सिख विरोधी हिंसा बना दिया और गुजरात दंगों को मुस्लिम विरोधी दंगे का शीर्षक दे दिया। अब बच्चे तो मासूम होते हैं, इसे पढ़ते हुए वे उसी तरह की धारणा मन में बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कृषि कानून पर जारी राजनीति की। विपक्ष लगातार कृषि कानून को लेकर सरकार को घेर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष की कृषि कानून पर की जा रही सियासत पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने साफ कहा, कुछ लोगों को किसानों की आजादी रास नहीं आ रही। अब जब किसानों को अपनी फसल अपनी शर्तों पर बेचने के लिए विकल्प मिल रहे हैं तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। सवाल यह भी है कि कृषि कानून को लेकर इतनी व्यग्रता विपक्ष के भीतर है भी क्यों? क्या किसानों को उकसाकर सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की ये कोशिश भर तो नहीं? मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसानों पर विपक्ष की भ्रम राजनीति। पीएम मोदी की विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक। आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। किसानों की बढ़ेगी आमदनी तो किसे होगी परेशानी?
किसानों के मुद्दे पर देश में राजनीति चरम पर है। विपक्ष जहां कृषि कानून के खिलाफ लगातार सरकार पर हमले कर रहा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि कानून को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। सड़कों पर शोर शराबे हंगामे के बीच विपक्ष की कोशिश ये है कि किसानों की राजनीति के जरिए एक बार फिर अपनी जमीन तलाशी जाए। पीएम मोदी ने कृषि कानून को लेकर जारी विपक्ष की राजनीति पर सीधा हमला किया। पीएम ने कहा कि बिल किसानों को अपनी फसल मुफीद दामों में बेचने की आजादी देता है, लेकिन विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। साथियों, अब से कुछ दिन पूर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहें, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। राजनीति अपनी जगह, लेकिन क्या इस हंगामे के बीच किसी ने समझने या जानने की कोशिश की कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष की बेचैनी चरम पर है? दरअसल इस कानून के आने के बाद बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। किसान अपनी फसल सीधे कंपनियों को बेच सकेगा। मंडी जाकर औने पौने दामों में फसल बेचने की मजबूरी खत्म होगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने की व्यवस्था जस की तस रहेगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार कृषि मंडी की व्यवस्था हटाना चाहती है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही विपक्ष का आरोप है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी खत्म करना चाहती है। ये वो भ्रम है जो किसानों में कृषि कानून को लेकर असुरक्षा की भावना को भड़काने वाला है। पीएम मोदी ने विपक्ष के इसी पैंतरे पर किसानों से सीधा संवाद किया। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। साथियों, बरसों तक ये लोग कहते रहे एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं। एमएसपी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी। 2022 तक देश की सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने का है। जाहिर है इसके लिए जो मुमकिन उपाय हैं सरकार वो कर रही है। रही बात विरोध की, तो विरोध मजबूत तर्कों के साथ होना चाहिए। फिलहाल एमएसपी से लेकर मंडियों की व्यवस्था तक पर सरकार ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। जरूरत है ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से कृषि कानून को देखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भ्रम कोई भी फैलाए, आपको उससे बचना चाहिए। खबर को सिर्फ खबर के नजरिए से देखिए, उस पर सही और गलत अपने हित के लिए नहीं, देश हित में हुए फैसलों पर लीजिए। यही है असल वंदे मातरम। नमस्कार।